अच्छा जनाब अली, हमने लास्ट क्लास में जो बातें की थी वो आज हम मुकम्मल तौर पर रिवाइज करेंगे, दोबारा उसको एक नज़र देखेंगे। अच्छा जी सर, हमने ये डिस्कस किया था। अच्छा देखें, मेरी एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, जब हम ये पढ़ रहे हो ना चीज़ें, तो जो आपके जहनों में सवाल आ रहा हो, कमेंट आ रहे हो, वो आप बोलते रहिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है जी। यहाँ बड़ा लिबरल माहौल है, आप खुल के बात कर सकते हैं। नहीं यार समझ में रोके वही टीचर को वही पूछें, ये ना सोचें कि यार अभी ये पता नहीं आगे चले जाएं सर, ये ना हो मैं बीच में पूछूं तो मैं सर जो है ना नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात टीचर पढ़ाते हुए आगे निकल जाता है और उसको लग रहा होता है क्लास को समझ आ रहा है, और आपको पीछे एक चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो वो चीज़ वहाँ रुकने की वजह से, आपका जहन वहाँ बंद होने की वजह से आगे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता। तो देन एंड देयर टीचर को रोकें, उससे सवाल पूछें, पहली चीज़। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मुझ में और आप में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तुमसे इस प्रोफेशन में थोड़ा सा पहले आया हूँ, बस ये फ़र्क है, ठीक है जी। तो इज़्ज़त रिस्पेक्ट इस चीज़ में नहीं है कि यार सर से सवाल नहीं पूछना चाहिए, यार सर जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, यार बार बार सवाल पूछूंगा तो पता नहीं बुरा लगेगा सर को, ये रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है जी। रिस्पेक्ट ये कि आप उस्ताद सारी चीज़ें सीखें, बार बार आप सवाल पूछें और इस चीज़ से घबराएं नहीं, ठीक है। अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हमने इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड शुरू किया था और हमने उसमें देखा था कि इम्पेयरमेंट क्या होती है। हमने उससे एक छोटी सी एग्जांपल से उसको शुरू किया था, याद आ रहा है? हमने डिस्कस किया था कि मिसाल के तौर पे मैं एक लैपटॉप लेता हूँ, ठीक है जी, ये एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप से मैं करता ये हूँ कि मैं सिटी कोड के बाद जाके बैठ जाता हूँ। पता ना सिटी कोड कहाँ पर है? पता है सिटी कोड कहाँ है? मनुष्यों बात करना सीखो, या बोलो पता था या पता नहीं है, ठीक है जी। सिटी कोड यहाँ एक छोटा सा जो है वो कोर्ट है हमारा, छोटा सा नहीं, अब हाई कोर्ट ने बहुत सारे जो है वो डिसीजन सिटी कोर्ट को दे दिए, तो बहुत बड़ा कोर्ट बन गया। वहाँ लैपटॉप लेके मैं बाहर बैठ गया, मैंने कहा जी जिसको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कोई डीड बनवानी है, कोई रेंट का अग्रीमेंट बनवाना है, ठीक है जी, तो मेरे पास लैपटॉप है, अंग्रेज़ी मेरी अच्छी है, मैं आपको डीड बना के दे दूँगा, ठीक है जी। अब ये लैपटॉप की कॉस्ट ऐसे कोई 1 लाख रुपए, ठीक है जी, और मुझे लगता है कि इस लैपटॉप की जो लाइफ है, यूज़फुल लाइफ है, वो 4 साल है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं इस लैपटॉप को जब ख़रीदूंगा तो मैंने एंट्री पास की होगी पीपी डेबिट या लैपटॉप डेबिट कितने से? 1 लाख रुपए से। वेरी गुड मेरे बच्चों, इसी तरह आवाज़ आनी चाहिए। कैश क्रेडिट कितने से? 1 लाख रुपए से। डन हो गया। अच्छा, मैं जब आइंदा के बाद बोर्ड पे लिखूँ ना ईयर 0, इसका मतलब क्या होगा? आज ईयर 0 का मतलब है आज, ठीक है जी। ईयर 1 का मतलब आज से 1 साल बाद, ईयर 2 का मतलब आज से 2 साल बाद, ठीक है जी। ईयर 1 का मतलब आज नहीं है, ईयर 0 का मतलब आज है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे पता है मैंने इस पीपी को ख़रीद लिया 1 लाख रुपए का, मुझे लगता है इसकी लाइफ 4 साल है, 4 साल तक इसको मैं चलाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता ये एसेट क्या हो जाएगा? कचरे के बेचने के, कचरे में डालने के काबिल हो जाएगा, इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू एंड में नहीं होगी, ठीक है। अब बताएं, जब मैंने इसको पहले साल इस्तेमाल कर लिया तो क्या मेरी बुक्स में अब भी ये एसेट 1 लाख रुपए का आना चाहिए? नहीं सर, मैंने इस पर्टिकुलर एसेट से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कुछ फ़ायदे हासिल कर लिए, तो मैं इसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, यानी इसको मैं क्या करूंगा? डेप्रिशिएट करूंगा। वेरी गुड सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से भैया? हमारे पास 25,000 रुपये से, और मेरे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 25,000। अच्छा भाई, ये मैं क्लास में शॉर्टकट्स इस्तेमाल करूंगा, आप पेपर में पूरा जाके लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आप पूरा लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एसेट मेरे पास अब कितना रह गया मेरी बुक्स में? 75,000 का। अच्छा, फिर मैंने इसको 1 और साल अलाउ किया। अलाउंस क्यों क्रिएट करता है? पीपी क्रिएट क्यों नहीं करते? एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कोई मसला नहीं, आप पीपी क्रिएट कर दो। ये मसले ना इंट्रो टू अकाउंट्स के थे कि ये वाला अकाउंट क्रेडिट करना है, वो डायरेक्ट पीपी क्रिएट कर देना, भाई कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप लोग करते हुए आ रहे हो, मैं इसलिए अलाउंस का अकाउंट यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। अलाउंस का अकाउंट पीपी का कॉन्ट्रा अकाउंट है, ठीक है जी। यानी हमने किया ये कि एक तरफ जो है वो एसेट का अकाउंट रखा हुआ है, दूसरी तरफ उसमें से जो चीज़ें माइनस हो रही हैं अलग अकाउंट में रख रहे हैं। तो आप क्या करो, डायरेक्ट अलाउंस की जगह, आपकी मर्जी है, ठीक है। आई वुड नॉट रिकमेंड, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो एग्जामिनर उसके नंबर नहीं काटता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है जी। अब बताएं जी, मेरे पास पहला साल ख़त्म सर, फिर मैंने 1 और साल इसको इस्तेमाल किया, 1 और साल बाद क्या हुआ जी? ईयर 2 आ गया। अब बताएं मैंने फिर इसको क्या किया?
डेप्रिसिएट किया सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से 25,000 रुपये से, और फिर मेरे पास सर अलाउंस क्रेडिट कितने से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 25 से। इन 2 सालों के गुजरने के बाद मेरे पास मुझे लगता है कि मेरे लैपटॉप की कैरिंग अमाउंट कितनी है भैया, 50,000। 50,000 रुपये का मतलब समझ में आता है क्या है? 50,000 रुपये का मतलब यह है कि इंशाल्लाह अगले 2 सालों में जब मैं इस एसेट को इस्तेमाल करूँगा ना, तो मैं जो इससे वो पर्चे वर्चे बना के बेचूँगा ना, तो मुझे इंशाल्लाह 50,000 रुपये से ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। क्या होगा? 50,000 से ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। यानी इस एसेट से मैं पैसे 50,000 से इंशाल्लाह ज़्यादा ही रिकवर करूँगा। ये बात समझ आती है? अच्छा जी, 2 साल गुजर चुके हैं, एक बंदा आता है, वो अपने घर का रेंट एग्रीमेंट मुझसे बनवा रहा है, और उसने रेंट एग्रीमेंट बनवाते बनवाते कहा कि सर मैं लैपटॉप का काम करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने कहा आपका जो हाथ में लैपटॉप है ना सर, ये बहुत पुराना हो चुका है, ये इस तरीके के लैपटॉप अब नहीं आते हैं, अब बड़े लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं, उनके अंदर AI बेस्ड टेक्नोलॉजी लगी हुई है। सर आपके इसमें तो जो है वो अलग से आपको चैट GPT का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। सर आजकल वो आ रहे हैं, उसमें को-पायलट डला हुआ है, ये डला हुआ है, वो डला हुआ है, उसमें ये एप्लीकेशन भी चलती है, वो भी चलती है, क्या कचरा लेके बैठे हो। तो मैंने कहा अच्छा, अगर मैं ये बेचने जाऊं तो? उसने कहा अगर आप ये अभी बेचने जाएंगे ना, तो आपको इस एसेट के 35,400 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा इतना प्रिसाइज 35,400, तुम्हें पता है कि इतने पैसे मिलेंगे? उसने कहा जी मुझे ये लगता है कि आप इसको अगर आज बेचने जाएंगे ना, तो कितने मिलेंगे? आपको 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे, ये दिमाग में रखना। अब मुझे बताओ, मुझे इस पर टेंशन शुरू हो गई कि यार ये तो लैपटॉप मैं समझ रहा था कि कितने का बाकी है, और अगर मैं इसको आज बेचूं तो? फिर मुझे याद आया कि मैं लैपटॉप बेचने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो इस तरह के लोगों को ये टाइप करके दूंगा, मैं तो कमाऊंगा इससे, मैं तो उसको इस्तेमाल करूंगा, बेचूंगा थोड़ी। ठीक है जी, अगर आज आप मुझे डराने के लिए ये कह दो कि ये कैमरा 200 रुपये का है, तो मुझे नहीं डरना चाहिए। क्यों? बेचने के लिए थोड़ी रखा हुआ है मैंने, किसके लिए रखा हुआ है? यूज़ के लिए रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 2 साल और STD कोड के बाहर इसी तरह बैठा रहूं, तो मैं कितने पैसे इस लैपटॉप से कमा लूँगा। तो मुझे लगा कि यार रश भी कम हो गया आजकल, लोग जो है ना वो ये डॉक्यूमेंट्स हमसे बनवाते भी नहीं आजकल। ठीक है जी, मामलात ऐसे हो गए कि अब प्री प्रिंटेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं कोर्ट के अंदर से, बस उसमें नाम तब्दील करते हैं हाथ से और चल जाते हैं। हमारे पास अब इतने लोग नहीं आते हैं। अगले 2 सालों में हमें लगता है कि अगर मैं इधर बैठ जाऊं और मैं काम करूं, तो मुझे लगता है कि सर मेरे पास इस एसेट से जो कैश मुझे रिसीव होगा ना, उसको मैं नाम दे रहा हूं क्या चीज़, वैल्यू इन यूज़, वो होगा तकरीबन 45,000 रुपये का। इससे ज़्यादा मुझे मिलते हुए नज़र, क्या ये आपको गैब का इल्म है? नहीं, फिर क्या है ये? तो अंदाज़ों के बेसिस पे अकाउंटिंग होती है क्या? बता, तो तुम लोग ये कह रहे हो कि अंदाज़ा लगाओ तो अकाउंटिंग कर दो, ऐसे होता है क्या? हैं? हाँ या ना, ओपिनियन तो रखो यार। हाँ बिल्कुल होता है। बेड डेट्स का अंदाज़ा नहीं लगाते हो, एंट्री पास करते हो ना, किस तरह आप पास करते हो? ये ऊपर जो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की है, क्या सोच के पास की है कि 4 साल लगे चलेगा एसेट? ज़रूरी थोड़ी 4 साल चले, मे भी 50 साल चल जाए, मे भी 40 साल चल जाए, मे भी 3 साल में फारिग हो जाए। तो अब तो अंदाजे से हिसाब किताब कर रहे हो ना। तो मुझे बताओ, मैंने सोचा मेरा अंदाज़ा है कि 45,000 रुपये मुझे आगे इस एसेट से मिलेंगे इस्तेमाल करके। ये लोग आके मुझे पैसे देते जाएंगे और इंशाल्लाह 2 सालों में कितने जमा हो जाएंगे। लेकिन 2 सालों बाद ये एसेट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस एसेट को बेचना अकलमंदी है अभी या चलाना अकलमंदी है? चलाना अकलमंदी। क्यों? ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो इन दोनों में से जो हायर होगा ना, उसको हम नाम दे देंगे, करेंगे क्या चीज़? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब आपको इस एसेट से मैक्सिमम कितने पैसे रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे कितने नज़र आ रहे हैं? 45,000। 50 फिर भी रिकवर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने अपनी बुक्स में कितने पे रखा हुआ है इसको? जबकि मैक्सिमम रिकवरी कितनी हो सकती है? तो इसको रखना चाहिए ऐसे, तो गलत हो जाएगा। आपके एसेट में इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही इतने नहीं हैं। अच्छा, ये बार बार हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसका क्या मतलब होता है? आसानी के लिए फ़ायदा, कैश, ऐसे एज्यूम कर लिया करो, मुनाफा ऐसे एज्यूम कर लिया करो। आगे हमने डिटेल में देखना है इसको जाके, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर हमने पूरी क्लास लगानी है, ठीक है जी। तो उस पर कमर्शियल सब्सटेंस की जब हम बात करेंगे जी। 45,000 रुपये मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बुक्स में कितने पे खड़ा हुआ है? आप अगर आज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो और यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये कहते हो कि मेरे पास एसेट 50,000 का, ये धोखा नहीं होगा उसके साथ? हैं OGDC का एक प्लांट है, वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का आ रहा है,
अंदर से वो ख़त्म है। आप OGDC के शेयर होल्डर हो, आपने कहा जी मेरी कंपनी के पास करोड़ों रुपए के एसेट्स। अच्छा इसको छोड़ो, मैं मिसाल के तौर पर ARDT में ये लड़का मेरा पार्टनर है, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? साद नाम है, ताहा जो है वो मेरा पार्टनर है। ताहा घर में बैठा होता है, आता ही नहीं है यहाँ पे, मैं पूरा दिन यहाँ काम करता हूँ। हमारे इस बिल्डिंग के एक एक हिस्से से पानी टपक रहा है, ठीक है जी, सारे AC खराब हैं, ठीक है जी, वॉशरूम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, कुर्सियाँ टूट गई हैं, लेकिन मेरी बुक्स में ये सारे एसेट्स किस पे आ रहे हैं? ठीक ठाक वैल्यू पे आ रहे हैं। और ताहा को मैं कह रहा हूँ देखो कितना ज़बरदस्त बिजनेस चला रहे हैं, ये सही बात है गलत बात है? तो हमने अपने एसेट को क्या करना है? उस वैल्यू पे रखना है जिस वैल्यू पे कम से कम आपको लगता हो कि इतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे। तो मुझे बताओ 50,000 रुपये रखना सही है? नहीं, क्या करना चाहिए इसको? 45,000 रुपये ले आना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट रिकवर होते हुए नज़र नहीं आ रही है? कितने का मुझे लॉस नज़र आ रहा है? क्या ये लॉस डेप्रिसिएशन यूज़ की वजह से आया है? नहीं, ये इसकी वजह से नहीं आया सर, हालात की वजह से आया। क्या एंट्री पास करूँ? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से? और वेरी गुड, PP ग्रेड। अच्छा, कुछ अलाउंस फॉर इम्पेयरमेंट के नाम से भी एंट्री पास करते हैं, ठीक है, दोनों सही है। अब बताओ मेरे पास पूरी समरी क्या है जी? इसकी समरी है मेरे पास कि सर हमने क्या करना है, किसी एक दिन बैठ के एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी है, उसको कंपेयर करना है किससे? वैल्यू इन यूज से। इन दोनों में जो हायर हो वो पिक कर लेना है। वो हायर हमारे पास क्या कहलाएगा? रिकवरेबल अमाउंट। अगर रिकवरेबल अमाउंट इफ रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, एसेट इज इम्पेयर्ड। ऐसा आसान भाषा, ऐसा है मेरे बच्चों। ये बेसिक बात जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी चाहिए। ठीक है जी, आपने कब की इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग? पहले साल के एंड पे की, दूसरे साल के एंड पे की? तो कब करनी चाहिए इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग? पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे? जब आपको लगे कि आपका एसेट आपके पैसे पूरे नहीं करेगा, आप उसी वक्त उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें। जब आपको लगे, ये लास्ट अटेम्प्ट का 6 नंबर का सवाल है। एग्जामिनर ने कहा जी इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट के बारे में बताएं। किसके बारे में? यानी वो लम्हात जिसमें आपको लगे कि यार हमारा एसेट इम्पेयर्ड है। 6 इंडिकेटर्स बताएं। हमने क्लास में 9-10 डिस्कस किए हुए थे। 6 नंबर का सीधा सवाल था। ये लास्ट अटेम्प्ट में है जो अभी पेपर हुआ है, याद रहेगा। हाँ जी, मुझे बताएं सर, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू, इसका बेसिक आइडिया हो गया। ये कॉपी करने की ज़रूरत है या हम आगे बढ़ें? करना है? फौरन। माशाल्लाह 11:19 हैं। एग्जाम था किसका? नहीं यार, तुम लोग एग्जाम हो रहे हैं तो खत्म हो गया, बस खत्म, या इसके बाद भी पेपर है? बस फिर ठीक है, फिर बैठ जाओ। अलाउंस फॉर इम्पेयरमेंट कर देता हूँ बेटा, मैं सना कर दूँ, उसको टेंशन नहीं। जी मेरा बच्चा, तो हम कहेंगे एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, मुझे एक बात बताओ, एक टेस्ट करवाते हो तुम बीमारी का, टेस्ट आता है आप बीमार नहीं है, दवाई खाते हो उसके बाद? नहीं खाते हो ना। इम्पेयरमेंट की मिसाल भी ऐसी है। अगर आपको पता चला कि इम्पेयर्ड है एसेट तो एंट्री बनाओगे, एसेट इम्पेयर्ड नहीं है तो एंट्री नहीं बनाएंगे, वहीं छोड़ देंगे। हम ठीक ठाक है, हम कहेंगे। ये लैपटॉप वाला बकवास कर रहा था जो आगे कह रहा था कि लैपटॉप इम्पेयर हो गया, ठीक है जी मेरा बच्चा। बीच में एंट्री पास करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली लोग ऐसा करते नहीं हैं, लोग अवॉइड करते हैं इस तरह की कैलकुलेशन को टिल द टाइम के साल का एंड आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी आपको रिसेंटली मसला पता चला होगा ना, पाकिस्तान में एक कंपनी ने 6 अरब रुपए की इम्पेयरमेंट बुक की है। आपको पता ना, 6 बिलियन रुपीज़ की। किससे की है?
मशहूर वाक़या ये पिछले 1 साल का सबसे हेडिंग मतलब अखबारों में आया, फेसबुक पे चलता रहा है जी। पाक सुजुकी ने, ठीक है जी, उन्होंने सामान मंगवाया हुआ था, पोर्ट पे फंस गया था। ये आपको पता ना डॉलर का जो चक्कर हो गया था कि डॉलर के रेट को उन्होंने स्टेगनेंट रखने के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी थी, और उस चक्कर में उनको पैसे ही नहीं मिले, डॉलर्स ही नहीं मिले ख़रीदने के लिए। तो पोर्ट पे फंसा रहा सामान, इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगी। ठीक है, 6 बिलियन रुपए की इम्पेयरमेंट। KPMG ऑडिटर था उसका। कितने लोग यार इस प्रोफेशन में ये सोच के आए कि उन्होंने पैसा कमाना है, तो बाकी क्या करने आए हो? ये ड्रामेबाजी नहीं करो, सब पैसे कमाने हैं, सच बोलो। ऐसा कोई बंदा है जो मुल्क की खिदमत करने आया है? अब्दुर्रहमान, हम कैश फ्लो से निकालते हैं वैल्यू न्यूज़, प्रॉफिट से नहीं निकालते। नौमान बात करते हैं बेटा। कल मैं KPMG गया था और मुझे माशाल्लाह वहाँ एक बच्चा मिला। मैं उसको देख के इतनी खुशी हुई, माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया वो। हमारे पास इस तरह वो आया था कि हमारे घर में मैंने एक इक्विपमेंट मंगवाया था, तो उसकी फ़िटिंग के लिए एक बंदा आया था। वो फिटिंग कर रहा था, तो वैसे ही मैं उससे बातचीत शुरू कर दी, चाय वाय पीते हुए। क्या करते हो? उसने कहा मैं एंटर कर रहा हूँ। पूछना शुरू किया, उसने कहा मैं CA करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेहतरीन यार, सही जगह आ गए हो तुम। कह रहा क्यों? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसने कहा मैं मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। हमने कहा कोई टेंशन नहीं है। वो बच्चा माशाल्लाह उसने क्वालिफाई किया, आर्टिकल तो उसकी फर्गसन से थी, अब वो KPMG में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमारे जहन में एक मसला बैठा होता है ना कि यार वसाइल नहीं है, मसाइल बहुत हैं, घर एक कमरे का है, अम्मा बीमार अब्बा बीमार, मैं नहीं कर सकता, हालात ऐसे हैं, इससे ऊपर उठो। ठीक है ना? मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चे को मैंने देखा सूटेड बूटेड। मैंने कहा भाई दुनिया तब्दील हो गई है तेरी, है? तो मुझे उस वक्त फील हुआ कि यार ये बच्चा जो है ना, उसको मैंने फिर एक चीज़ बोली। मैंने कहा यार आगे ज़िंदगी में दूसरों को भी इसी तरह आगे बढ़ाना। उसने कहा जी सर मैं बिल्कुल, थोड़े मेरे अपने हालात ठीक हो जाएं तो मैं दूसरों को भी आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, उस बच्चे के घर के हालात ऐसे थे। एक दफ़ा हम उसके घर भी गए, यहाँ हमारे अदीद, गुलशन अदीद में रहता है। उसके घर के बाहर दीवारों में प्लास्टर नहीं है, मतलब ब्लॉक्स लगे हुए हैं, प्लास्टर नहीं है दीवारों के बाहर। और वो बच्चा कर गया CA भाई, हैं? तो ये जो आप लोग की ड्रामेबाजी होती है ना, या ड्रामेबाजी तो नहीं कहूँगा, जो अपने आप को बहलाने का वो होता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, हालात ऐसे हैं। वो लड़का तो गाड़ी में आता है, मैं तो बस में जाता हूँ, हैं? थक जाता हूँ मैं। नहीं आओ बस में भाई, घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ो। इंटरनेट का तो इतना खर्चा नहीं है ना आजकल। क्या है, महीने की क्या कॉस्ट आती है इंटरनेट की? 1500 रुपये। 1500 रुपये में हमारे लेक्चर चल जाते हैं। ए कब्र के मुर्दों, क्या 1500 रुपये के इंटरनेट पे लेक्चर चल जाते हैं? यूट्यूब चल जाता है? हाँ सर चल जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़े हम दोस्त। अब हमने सर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था किसको? फेयर वैल्यू को। फेयर वैल्यू क्या थी भाई? अच्छा गौर तो सुनना, फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, इस पर हमने एक डिस्कशन की थी। मैंने कहा था यार ये एक पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। मैं ये आईपैड, ये पेंसिल वगैरह सब बेच रहा हूँ। आईपैड बेच दिए, पेंसिल बेचने जा रहा हूँ। ये पेंसिल मैं लेके गया मार्केट में, तो एक बंदा था जिसका नाम था मार्केट पार्टिसिपेंट। याद रखना है, वर्ड बार बार आता रहेगा स्टैंडर्ड में। मार्केट पार्टिसिपेंट कौन होता है?
जो मार्केट के अंदर बैठा हुआ एक बंदा है जो इस तरह के पेन खरीदता और बेचता है। डन, ये मार्केट पार्टिसिपेंट है। डन है। अच्छा, मैं गया सदर में, मैंने कहा चाचा ये पेन मैं बेचने आया हूँ, ये वाला पेन जिसके आगे ये जो टिप है ये ब्लैक है, ये वाला पेन मैं बेचने आया हूँ। तो उसने कहा बेटा इस पेन के मैं आपको पैसे दे दूंगा 3000 रुपये। कितने? 3000 रुपये। क्या है जी? ये मार्केट पार्टिसिपेंट ने क्या किया है? बिड किया है। बिड का क्या मतलब होता है? जो एसेट आप बेचने जा रहे हो, मार्केट पार्टिसिपेंट उसको कितने में खरीदने को तैयार है। मैंने कहा नहीं नहीं चाचा, ये तो आपने गलत बात कर दी। मैं तो इस पेन को समझता हूँ कि ये 5600 रुपये का है, मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा महंगा है, आप इसके गलत पैसे लगा रहे हो। चाचा ने कहा चल उठ, भाग इधर से, जाओ किसी और को बेचो। अच्छा, मैं पूरी मार्केट घूम के आ गया, लगभग सब जगह पे रेट क्या चल रहे थे? 3000 ही चल रहे थे। मैं वापस आया, मैंने कहा चाचा ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 3000। मैंने कहा चाचा तुम्हारे पास एक इसी तरह का पेन मौजूद है? इसी तरह का? उसने कहा जी जी मेरे पास एक पेन इस तरह का है, ये वाला पेन नहीं, इसी तरह का पेन। मैंने कहा वो कितने का? उसने कहा जी उसकी वैल्यू है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट वैल्यू वो है जी 6200 रुपये का। मैंने कहा वाह चाचा वाह, बड़ी हराम खोर हो, मेरा पेन खरीदने में तैयार हो, खरीदने के लिए तैयार हो कितने में? इसी तरह का अपना घर में पड़ा हुआ वो 6200 रुपये का बेचोगे। चाचा ने कहा मैं मार्केट पार्टिसिपेंट हूँ बेटा, मेरा तो काम ही है ये दिन रात का, आपसे खरीदूंगा कितने में? 3000 में, किसी दूसरे को 5-5.5 में चिपका दूंगा। तो मैंने कहा मैंने बोला ना इसकी वैल्यू 5.5 है। उसने कहा नहीं, आप जैसे लोगों के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? इस मार्केट में बेचने आओगे कितने का बिकेगा? अब बताओ सर इस पर्टिकुलर पेन की फेयर वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड कहता है इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। अच्छा, ऑफर प्राइस का मतलब क्या होता है? हम कितने मांग रहे हैं, ये क्यों हमारी वो नहीं बनी, फेयर वैल्यू नहीं बनी? फिर तो सर मेरा जिंदगी में कोई एसेट इंपेयर्ड नहीं होगा। लैपटॉप जो है ना, वो बंदा आया था ना मेरे पास कि मैं लैपटॉप खरीदता बेचता हूँ, ये लैपटॉप 35,400 रुपये का है, मैं उसको कहता नहीं मैं तो ये 3 करोड़ का बेच रहा हूँ। अब दादा 3 करोड़ ऑफर प्राइस फेयर वैल्यू, एसेट कभी भी इंपेयर्ड नहीं होते। तो फेयर वैल्यू हमने डिफाइन करनी है किसके कॉन्टेक्स्ट में? मार्केट पार्टिसिपेंट के हिसाब से, वो क्या पैसे लगा रहा है, ऐसा है। ये बात समझ आई? अच्छा, अब एक चीज़ सुनना ज़रा दोस्त, एक टर्म होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या होती है ये जो वर्ड है ना कॉस्ट टू सेल, इसको ज़रा एक्सप्लेन करो। जब तुम एक चीज़ बेचने जाते हो, मिसाल के तौर पर आज अपने एक मकान बेचने जाओ, तुम मकान के बिड प्राइस लगी से 5 लाख, क्या पूरे 5 लाख आपको मिल जाएंगे? नहीं सर, कागजात बनवाने के खर्चा, ब्रोकरेज का खर्चा, जो बेचने के लिए ज़रूरी अखराजात है वो भी तो देने, तो पैसे पूरे थोड़ी आएंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है भाई फेयर वैल्यू नहीं लेने हैं आपने, क्या लेनी है? फेयर वैल्यू माइनस, यानी कॉस्ट टू सेल वो सारे ज़रूरी खर्चे हैं जो सेल्स को करने के लिए ज़रूरी हैं। तो हमें पता चला कि जी हमारी ब्रोकरेज है कोई 2000 रुपये की, और हमारे डॉक्यूमेंट्स के कोई चार्जेज हैं वो हैं सर कोई 1000 रुपये की। तो इसका मतलब है भाई मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 47,000। तो इसका मतलब ये कि सर आइंदा के बाद जब मैं रिकवरेबल अमाउंट निकालूंगा तो मैं कहूंगा रिकवरेबल अमाउंट इज दी हायर ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू नहीं। कॉस्ट टू सेल क्या है? वो सारे खर्चे जो सेल्स को करने के लिए। अच्छा, व्हाट इफ कि आप ऐसे किसी कस्टमर को गुड्स बेचो, या ऐसे किसी जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट के पास जाओ, वो कहे ये पेन दो और ये 3000 रुपये लो, कोई ब्रोकरेज नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, भागो यहाँ से। तो फिर हम क्या कहेंगे? यही फेयर वैल्यू है और यही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी है। तो ये याद रखना है कॉस्ट टू सेल जरूरी नहीं कि हर जगह मौजूद हो। कॉस्ट टू सेल कहाँ आएगी? जहाँ सेल्स को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा पे करना हो, डिफरेंट चीज़ों के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई कानूनी खर्चा है, कोई वकील का खर्चा है, ठीक है जी, कोई ब्रोकरेज है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। ऐसा है, शाबाश को शाबाश। बिल्कुल सरफराज, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स, अभी हमने ये सारी चीज़ें दोबारा
अब ठीक है, जी मेरा बच्चा सही। कॉस्ट टू सेल वाला पॉइंट दोबारा बता दें, वो सारे खर्चे जो सेल्स को करने के लिए ज़रूरी हैं वो आपने फेयर वैल्यू में से क्या करने, माइनस करने। क्योंकि अगर आप इस एसेट को बेचने जाओगे जनरली तो आपको 50,000 नहीं मिलेगा, 50,000 मिलने के बाद आपने 2 खर्चे भी करने, तो आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे, 47,000 रुपये। तो आपने वो देखना है कि जी अगर आज इस एसेट को बेचने जाऊँ, वो नहीं पता बेटा मुझे, वो शायद मेरे ख्याल में स्टार्ट हो गई है या पता नहीं, या कल से हो जाएंगी, बढ़ जाए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बस इसका नाम यही है। सेल करने के लिए रास्ते में KFC चले गए, वाह वाह वाह, जरूरी खर्चे बोले मनुष। अब तो वापसी आते हुए जुए में हार जाए पैसे, अब्बा को कहे कि जी फेयर वैल्यू 50,000, जुए में हार गए माइनस 60,000। अच्छा भाई, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है? हाँ जी, ये PDF, ये मैं रोज ग्रुप पे शेयर करूंगा। एक हमारा ड्राइव का लिंक होगा ग्रुप के ऊपर, ठीक है जी, उसमें ये रोज सेव होगा। ये एग्जाम के दिन तक तुमने अपने पास रखना है, ठीक है जी। इसमें क्लास में किया गया एक एक काम मौजूद होगा, ठीक है जी। अपना रजिस्टर भी बनाना है मनुष्यों, ठीक है जी। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अक्सर बेशतर लोगों के रजिस्टर नहीं होते, तो वो लड़कियों से कहते हैं कि बाजी आपका रजिस्टर मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए। नहीं, अब ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है, ये PDF मौजूद है आपके लिए, कोई रजिस्टर नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। चलो जिसको सॉल्व करो, शाबाश, हो गया। सब क्लासेस लाइव होंगी? नहीं बेटा, अभी मैं पेशावर जा रहा हूँ, लाइव ही होंगी यार। सर ये MP और बिड प्राइस वाला एक बार दोबारा बता दें, मैं वॉशरूम चला गया था। बता रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ जो कहाँ कहते हैं एडमिन भाई। इस सुबह 11 बजे की क्लास के लिए कितने बजे उठते हो? 9 बजे। कितने लोगों ने सुबह फजर पढ़ी है? गुड है भाई, वेरी गुड। उसके बाद सो गए ना हराम खोरो, हैं? सुबह उठ के पढ़ा करो, आदत डालो सुबह की यार। अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत की बरकत सुबह में। सर डेटा रिस्क की आप अपनी किताब होगी भाई, हमारी ICAP की किताब को अभी हमने सामने रखना है, लेकिन हमने अपनी भी किताब दी। 1 मिनट पहले उठाऊँ, अच्छा जी चलो। हाँ जी, क्या आ रहा है इम्पेयरमेंट? इफ एनी 70,000 कैसे निकाला मुझे बताओ। एसेट इस वक्त हमारी बुक्स में कितने पे? 3,10,000 पे। अगर मैं इसको आज मार्केट में बेचने जाऊं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये क्या होती है? हमारे एसेट जैसा एसेट कितने का मिलेगा, ये हमारे लिए बेकार है। रीसेल वैल्यू कोटेड बाय अ ब्रोकर, ये वो वैल्यू है जो सामने वाली पार्टी ने हमें बताई है। सामने वाली पार्टी को हम क्या कहते हैं? मार्केट पार्टिसिपेंट। तो ये हमारे लिए क्या हो गया जी? अच्छा फिर नहीं, सबर करो। कोटेड बाय अ ब्रोकर रीसेल वैल्यू और सेलिंग प्राइस कोटेड बाय द सेलर। हाँ, ये हमारे पास हो गई जी फेयर वैल्यू। ये क्या जी? इसको फेयर वैल्यू भी कह सकते हो, बिड प्राइस भी कह सकते हो। सेलिंग प्राइस कोटेड बाय सेलर, सेलर कौन है? हम हैं। हम तो कुछ भी मांगेंगे हैं, तो फेयर वैल्यू थोड़ी बन जाएगी। नहीं सर, ये भी हमारे लिए क्या है? बेकार है। कॉस्ट टू सेल कितना है? तो उसका मतलब अगर मैं आज इस एसेट को बेचने जाऊं, बिक तो 1,80,000 का जाएगा,
लेकिन सर ये रक्शे वाले को और ब्रोकर को ये सब कुछ मिला जुला के हमें पैसे देने पड़ेंगे कितने? 15,000 रुपये। तो हमारे पास इफ़ेक्टिवली कितने पैसे बच जाएंगे? अच्छा, तो इसको बेचने पे ये मिल रहा है, चलाने पे क्या मिल रहा है? चलाने पे मिल रहा है 2,40,000। एनी हाउ 3,10 नहीं पूरे हो रहे हैं। बताओ मैक्सिमम रिकवरी कितनी है इससे? तो मुझे बताओ कंपनी इस एसेट से अपने पैसे रिकवर कर पा रही है? हैं? नहीं। कितनी शॉर्टेज है? तो 70,000 रुपये को हम क्या नाम दे दें? इम्पेयरमेंट। ऐसा एंट्री क्या पास करूं? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपी ग्रेड कितने से? ऐसा है मेरे बच्चों, ये बात समझ आ रही है? आगे बढ़े एक स्टेप। ऐसा है, अपने पास हेडिंग डालें वैल्यू इन यूज़। क्या हेडिंग डालोगे? वैल्यू इन यूज़। कैफ के साथ सीएफए करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पहले अपना सीए फाइनल पास कर लो, उसके बाद फिर सीएफए करना, या एटलीस्ट कैफ पास कर लो। मैंने क्वालिफाई करने के बाद सीएफए किया है। अभी नहीं करो यार, समझ ही नहीं आएगा तुम्हें, उसके लिए अलग स्ट्रगल करना पड़ेगी। सीएफए का पता है ना आपको? सीएफए का 3 पेपर होते हैं, सिर्फ 3 लेवल्स हैं, 3 पेपर हैं। एक पेपर 6 घंटे का होता है, 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे का पेपर, ठीक है जी। और एक ही पेपर में वो 10 सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेता है। वो कितने का? एक साथ एग्जाम 10 सब्जेक्ट्स का, अलग अलग नहीं कि इस सब्जेक्ट का कल है परसों है, नहीं, 10 सब्जेक्ट्स एक साथ एग्जाम, ठीक है। वो 10 सब्जेक्ट लेवल 1 में भी है, वो 10 सब्जेक्ट लेवल 2 में भी है, वही 10 सब्जेक्ट लेवल 3 में भी है। सब्जेक्ट के कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वही है, पेपर एक साथ होता है। आगे बढ़े हम दोस्त? अभी नहीं भाई। अच्छा, अब एक चीज़ सुनना, वैल्यू न्यूज़ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये, अगर आपने समझ ली गेम ओवर हो जाएगा। देखो इसमें लिखा क्या है, वैल्यू इन यूज़। नहीं बेटा नहीं करो, मैं क्लास के बाद मुझसे बात करो अहमद, मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ। देखो वैल्यू न्यूज़ का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, जनाब हमारे पास एक गाड़ी है, हम उसको चलाएंगे उबर में अगले 3 सालों तक। कितने सालों तक? 3 है क्या हमारे पास? गाड़ी है, कहाँ चलाएंगे? उबर में चलाएंगे। कितने सालों तक? तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है एसेट अगले 3 साल तक चलेगा, ऐसा? जब तुम उबर में चलाओगे तुम्हें क्या मिलेगा? किराया मिलेगा, पैसा मिलेगा, ऐसा? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मुझे किराया मिलेगा या मुझे फेयर मिलेगा? से पहले साल मिलेगा 50 रुपये का, मेरा अंदाज़ा। दूसरे साल गाड़ी थोड़ी सी हल्की हो चुकी होगी, रेटिंग भी नीचे आ गई होगी गाड़ी की, तो लोग इतनी फ्रीक्वेंटली हमारी गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि हमें कोई 42 रुपये मिलेंगे। और तीसरे साल हमारी गाड़ी बिल्कुल 3 डब्बा बन चुकी होगी, तो हमें सिर्फ 36 रुपये मिल पाएंगे, ऐसा? ये क्या है? ये फेयर है। तो गाड़ी को चलाओगे कैसे? पानी डालोगे उसके अंदर? नहीं सर, क्या डालोगे? पेट्रोल डालोगे। तो इसका मतलब है पेट्रोल का तो खर्चा भी होगा, ऐसा? अज्यूम करते हैं जी पेट्रोल लगेगा 20 रुपये का, 21 रुपये का और 22 रुपये का। ये क्यों? गाड़ी जितनी पुरानी होती जाती है माइलेज उसकी कम होती जाती है। फिर सर ये गाड़ी पेट्रोल पे बस चलती रहेगी, पेट्रोल डालो चलाओ, पेट्रोल डालो चलाओ, कभी ख़राब भी तो होगी, रिपेयर भी तो होगा, मेंटेनेंस भी तो होगी इसकी, ऐसा? तो मैं ले रहा हूँ जनाब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सर 5 रुपये का यहाँ खर्चा आएगा, 6 का यहाँ खर्चा आएगा और 7 रुपये का यहाँ खर्चा आएगा। डन है। 3 साल बाद क्या होगा? गाड़ी उबर में चलाने के लायक नहीं बचेगी। फिर हम क्या करेंगे? हम एक ब्रोकर को बुलाएंगे, एक बंदे को बुलाएंगे, हम कहेंगे यार ये कचरा, ये मैयत गाड़ी हमने क्या करनी है? बेचनी है। तो वो आके क्या करेगा? एक अमाउंट कोट कर देगा जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। उसने कहा जी हम इसके आपको 70 रुपये दे देंगे,
ये उस बंदे ने पैसे हमें कोट कर दिए कि 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, 70 रुपये। मुझे बताओ ये जो 50, 20 और 5 मिल रहे हैं, ये कब मिलने हैं? ये मिलने अगले साल। अंदाज़ा है या एक्चुअल है? अंदाज़ा है या एक्चुअल है? अंदाज़ा। ये कब मिलेंगे? 2 साल बाद। अंदाज़ा है या एक्चुअल है? ये भी क्या है? अंदाज़ा है। तीनों क्या है? अंदाजे, अंदाजे और अंदाजे। ऐसा है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इनको नेट करो, बताओ हमारे नेट कैश फ्लोज कितने हैं जो हमें अगले साल मिलेंगे? 25 रुपये। नेट कैश फ्लोज जो अगले साल मिलेंगे 15। ये बाकी लोग ना कैलकुलेटर बेटा बैग में रखो, अंडे अंडे दे दिए होंगे, निकालो उसको ज़रा। कैलकुलेटर तो साथ में रखो यार। कितनों के पास नहीं है कैलकुलेटर? ये लो यार, चाहिए कैलकुलेटर में पड़े हैं 5-6। कितनों के पास नहीं है? कितनों के पास नहीं है? मौलाना नहीं है तुम्हारे पास? लानती यहाँ कोई कैलकुलेटर नहीं है। ये 10 साल से ये चीज़ चल रही है और फिर इसके बावजूद आप ट्रैप में आ जाते हो। भाई कैलकुलेटर तो लेकर आओ यार, अकाउंटिंग की क्लास है यार, क्या कर रहे हो यार? उर्दू इस्लामियात की क्लास में भी लेकर आया करो, मैं तो बोलता हूँ। कैलकुलेटर नहीं छोड़ो भाई। ये आ गया, ये कितना आ रहा है? 70। अच्छा, अब मेरे कुछ सवालों के जवाब आपने देने। हम इस वक्त किस पॉइंट पे खड़े हैं? ईयर 0 पे खड़े हैं। वेरी गुड। हम ईयर 1 पे नहीं है। ईयर 1 अगला साल है, ईयर 2 अगला साल है, ईयर 3 उसका अगला साल है। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? तो ये कैश फ्लोस तो मुस्तकबिल की बात हो रही है ना। तो आपको लगता है कि 1 रुपए की जो आज वैल्यू है, या आज आटा से 100 रुपए का 10 केजी का 10 केजी 100 रुपए का आता है, 1 केजी 100 रुपए का आता है। 1 किलो आटा से 100 रुपए का है, तो साल बाद भी 100 रुपए का होगा? नहीं, महंगा हो चुका होगा। उसके अगले साल और महंगा हो चुका। तो रुपयों की वैल्यू गिरती जाएगी, आटे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये तो रुपए हैं, तो ये रुपए जो हमें मिलेंगे तो इनकी क्या वो वैल्यू होगी जो आज है? नहीं सर, वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। पैसे की परचेजिंग पावर इरोड होती जाती है, वक्त के साथ साथ खत्म होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, अज्यूम करो हम ऑपरेट करते हैं जर्मनी में। कहाँ ऑपरेट करते हैं? फरंगी, काफर, ऐसा है? यही हम कहते हैं ना इनको, फरंगी, काफर, दोजख का ईंधन। लेकिन यहां पर सूद का रेट है 0.25%। क्यों? क्योंकि यहां इन्फ्लेशन ना होने के बराबर है, इंटरेस्ट ना होने के बराबर है। इधर लोग सारा का सारा पैसा इक्विटी में डालते हैं, कारोबार करते हैं, बैंकों में नहीं रखते हैं पैसा। सूद ही नहीं मिलता, क्यों रखे बैंकों में? 0.25% का मतलब है 100 रुपये बैंक में रखो तो चवन्नी आपको मिल जाएगी। पता नहीं चवन्नी तुम्हें पता है नहीं पता, 25 पैसे को कहते हैं। कोई फ़ायदा है उसको? नहीं। ऐसा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सूद का रेट है कितना जी? 16%, 15%, 12%। शायद मेरे ख्याल में जो हमारा पॉलिसी रेट है वो 12%, 13% के करीब होगा। अब मुझे 12% है, पॉलिसी रेट 12% चल रहा है, तो अब 11% चल रहा है। ये पॉलिसी रेट क्या होता है जिनको नहीं पता आगे पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, 15-16% बैंक से हम सूद पे जो है पैसा लेते हैं। हम कौन सा मुल्क हैं? ये 16% का सूद कैसे डिटरमिन हुआ? इन्फ्लेशन की वजह से। इसका मतलब है सर हमारे मुल्क में पैसे की वैल्यू ओवर द पीरियड कम होती जाएगी। ऐसा जर्मनी में ऐसा नहीं होगा। आप यकीन करें, सऊदी में जो रोटी आज से 20 साल पहले जिस रेट पे थी ना, आज भी उसी रेट पर है। फूड इन्फ्लेशन जिस मुल्क में आता है ना, वो बदतरीन किस्म का जो है वो उसकी मैनेजमेंट होती है, तो फूड इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करो कि हम कहाँ ऑपरेट करते हैं? जर्मनी में। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पैसे की वैल्यू ओवर द पीरियड इरोड, मटीरियल इरोड नहीं होगी। ये 77 है ना, तो शायद 76 हो जाए। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत। प्रेजेंट वैल्यू कब निकाला जाता है? जब आपको पता है कि यार ये आज के दिन जो वैल्यू है कैश की, 3 साल बाद वो वैल्यू नहीं होगी। तो हम कहेंगे जी 3 साल बाद जो 77 रुपए मिल रहे हैं उससे आधा किलो आटा आएगा। आज फिर जो है वो 3 पाव आ जाता है। तो फिर हमें क्या करना है? इस कैश को छोटा करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी छोटा करने की जरूरत क्यों?
क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? जर्मनी। फरंगी, ईसाई, यहूदी, काफर हैं। लेकिन जबरदस्त सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कि इन्फ्लेशन कुछ नहीं है। अच्छा, इसका ताल्लुक मैं आपको फिर बता दूं, मज़हब से नहीं है कि मज़हब के लोगों ने जो है सूद का रेट बढ़ा के रखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो चलाने वाले, मुल्क चलाने वाले लोग हैं, वो वैसे तो इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन काम उनके इस तरह के। अब मुझे बताओ, क्या मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं? प्रेजेंट वैल्यू कब निकालेंगे? जब मुल्क में इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, मटीरियल होगा, ठीक है जी। और नहीं निकालेंगे जब? तो सर क्या एग्जाम में आपको डिस्काउंट रेट गिवन होगा, इंटरेस्ट रेट गिवन होगा? हाँ, अगर गिवन है तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नहीं गिवन है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में गिवन ना हो। लेकिन मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ, हमारे पास सूद का रेट ना होने के बराबर है मुल्क में। तो बताओ वैल्यू न्यूज़ कितनी है? 25 प्लस 15 प्लस कितना? 170 या 17 डिसाइड कर लो। यह है वैल्यू न्यूज़। ऐसा व्हाट इफ कि आपको एग्जामिनर कहे कि जी मुल्क में जो है वो इंटरेस्ट रेट 10% का है। अब आपने क्या करना है? आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये कैश कब मिल रहा है आपको? ये 25 रुपये 1 साल बाद मिल रहा है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें? 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 1 क्यों? 1 साल बाद है। ये कब मिलेंगे? तो 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 2 ऐसा। और 77 डिवाइडेड बाय रेज़ टू द पावर, बताओ ये कितना आ रहा है? 25 वाला ये रूट कितना आ रहा है? 20। बस एक आध डेसिमल के आगे नहीं जाना। .4 कर लो और मनुष्यों ये कैलकुलेट करो, ऐसे बाहर नहीं आए। 57.8 कर लो। ऐसा है, ऐड अप करो इसको। वैल्यू इन यूज इज 92.9। आप देखें, आपने कहा जो पैसे आगे जाके मिलेंगे ना, जिनकी शायद टोटल वैल्यू 117 रुपए, लेकिन करंट टर्म्स में उनकी वैल्यू कितनी बनती है? तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है वैल्यू इन यूज़ की। ऐसा वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट करते हुए प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। मुझे एक बात बताओ, इम्पेयरमेंट कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हो किससे? रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीज़ें देखते हो, कौन कौन सी? और मेरा सवाल है, ये किस दिन की कैरिंग अमाउंट है? ये आज की है। ये फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल दोनों किस दिन की है? तो ये वैल्यू न्यूज़ तो फ्यूचर की है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इसको किस दिन पे ले आते हैं? आज पे ले आते हैं। ऐसा है। तो अब आइंदा के बाद वैल्यू न्यूज़ क्या होगी? व्हाट इज़ वैल्यू न्यूज़? आसान भाषा में वैल्यू न्यूज़ को अगर एक्सप्लेन करेंगे, वैल्यू न्यूज़ की डेफिनेशन शुरू कहाँ से होगी? वैल्यू न्यूज़ इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज कह दो, ज़्यादा बेहतर है। ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, all future cash flows that will be generated from the use and ultimate disposal of the asset। ऐसा है मेरे बच्चों, कॉपी करो सर, शाबाश। डिस्काउंट रेट हमेशा गिवन होगा और यह हमारी अजम्पशन होगी कि जो सूद का रेट आज है मुल्क में वही अगले सालों में भी रहेगा। जी, डजेंट मैटर। आई कैप का एग्जामिनर जो है वो ये चीज़ें देखता भी नहीं। ये कोई बंदा जाके फुली राउंडेड ऑफ फिगर्स लिख देना 23, 12 और 58
इवन देन वो पूरे पूरे मार्क्स दे देता है। ठीक है जी, आज से शुरू कर देंगे ना। बड़े माँ के दोस्त, मेरा IS से पहले वाला स्किप, हाँ ठीक है, अली ब्रो। बड़े माँ के दोस्त, PRC का रिजल्ट कब आएगा आपका? ये जो आज बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं, क्यों लेट करते हैं रिजल्ट? उसी वक्त क्यों नहीं देते हैं लोग? कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, मेरी बेटी ACC कर रही है, उसके वो पेपर ख़त्म होता था, पेपर लेकर आ जाती थी, ये रिजल्ट आ गया। 14 दिन में ऐसा क्या होगा मुझे समझ नहीं आता। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसको पास करना है किसको नहीं करना है, ये कुछ नहीं है जी। मैं तो भाई टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, मैं तो 1 मिनट में चीज़ें उठा के चेंज कर दूँ। ठीक है ना, ये तो फजूल बात है यार। आप इतना, आई डोंट नो क्या पीछे लॉजिक है। वहाँ भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल यार 14 दिन का मार्जिन क्या है, मुझे नहीं आइडिया इसका। बड़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। आओ मेरे बच्चों, मुझे एक सवाल सॉल्व करके दो, शाबाश। अब आप लोग ना इम्पेयरमेंट की बेसिक्स आप लोगों ने अपने हिसाब किताब उसका कर लिया। चलो थोड़ा सा मुश्किल सवाल दूं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू हो जाओ। सवाल तो रीड कर लोगे, वो मैं करके दे दूं, पक्का? जी मेरे बच्चों, हो गया? मैं कह रहा हूं, हुआ या नहीं हुआ? नहीं, क्लास स्टार्ट हुए हुए 1 घंटा हो चुका है बेटा। अच्छा जी, आओ मेरे बच्चों, मुझे बताओ मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले इसमें मेरे पास कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी दी हुई है। अच्छा, पेपर में ना आपने इस तरीके से काम करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सर, कैरिंग अमाउंट आपके पास कितनी? 2.5 मिलियन। फिर उसने कहा जी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? तो मैं कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करता हूं किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट का एक पार्ट क्या है? वो ऑलरेडी गिवन है, कितने की? 2.2 मिलियन की। फिर उसने कहा जनाब हमारे पास वैल्यू इन यूज के लिए आपको हम डाटा दे देते हैं। उसने कहा जी द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग एनुअल नेट कैश फ्लोज। सर 1 मिलियन रुपए का इनफ्लो सालाना आएगा। वर्ड क्या लिखा है? एनुअल, हर साल। फिर 1.5 लाख रुपए के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। कैसे? हर साल। तो वैल्यू इन यूज का डाटा में जमा करना शुरू करूं, कितने साल हैं? 3 साल, 1, 2 और 3। सबसे पहले सर हमारे पास इनफ्लोज, मशीन से इनफ्लोज कैसे आते हैं? पैसे छपते हैं मशीन में? नहीं, मशीन सर आपको गुड्स प्रोड्यूस करके देती है, और गुड्स प्रोड्यूस करके आप उसको मार्केट में बेचते हो, तो आपको जो नेट फायदा हो रहा है वो कितने का? 1 मिलियन और 1 मिलियन और 1 मिलियन। और इसको मशीन को चलाने का कोई खर्चा है? हाँ सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कितने की? 1.5 लाख रुपए सालाना यानी एनुअल, ऐसा। और एंड में इस एसेट को बेचोगे, कितने का बेचोगे? वो कह रहा है भाई 6 लाख रुपए का बिकेगा, लेकिन 1 लाख रुपए
बेचने के लिए कमीशन भी देना पड़ेगा, तो नेट कितने पैसे एंड में आगे मिलेंगे? 5 लाख रुपए। तो हम कहें यहाँ पर सर हमारे पास इफेक्टिव नेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए। ऐसा है, और तो कुछ नहीं है। ये कितना हो गया जी? 8.5, 8.5 और 13.5, यही है मेरे बच्चों, यही है। अब बताएं यही के बाद हमारे पास डिस्काउंट रेट कितना है? किस लिए दिया हुआ है डिस्काउंट रेट? ये हमें मशीन की खरीदने पे डिस्काउंट मिला है? नहीं सर, ये डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम है। आपने क्या करनी है, इससे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। कैसे निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू? डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 3। बताओ क्या क्या आ रहा है? ऐसा बेटा, ये 702। अच्छा, ये इस तरह के वाहियात किस्म के नंबर्स अगर किसी को तकलीफ दे रहे हैं ना, तो वो पक्का फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में 90% कैलकुलेशंस में इसी तरह की घटिया फिगर्स आ रही होती हैं। कोई राउंडेड ऑफ फिगर नहीं आती है, दिमाग में रखना जी। अब बताओ सर, मेरे पास वैल्यू इन यूज, तीनों को ऐड कर दो। 248, इसको हर 3 डिजिट्स के बाद सीधे हाथ से कॉमा डालते जाओ, तो हम क्या कहेंगे? 2.489481 मिलियन। ऐसा, ये क्या है हमारे पास? कितनी है जी? 2489481। इन दोनों में से बड़ी फिगर कौन सी है? वैल्यू इन यूज। तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगी? वैल्यू इन यूज 2489481। और हमारे पास इंपेयरमेंट आ जाएगी कितने की? 1,05,000, 1,10,500, 19 लाख दी लानत है। ये क्या आ गया हमारा? इंपेयरमेंट लॉस। ऐसा है। कितने लोगों ने ये सवाल 80-90% सही कर लिया था? कितने लोगों से सवाल खुला ही नहीं, बिस्मिल्लाह ही नहीं हो पाई? कोई ऐसा बच्चा नहीं है? वाह भाई, या तो झूठ बोल रहे हो या अच्छे दिमाग है तुम्हारे पास। अपने पे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी क्लास को आज तक समझ नहीं आया है। पक्का समझ आ गया? चलो एक और सवाल करते हैं हम, शाबाश, बड़े आगे। तो हमने कहा था CFA के रिगार्डिंग मुझसे बात कर लेना, अभी तो क्लास तो ख़त्म होने दे मेरा बच्चा। मेरी आखिरी क्लास ख़त्म होगी 4:30-5 बजे, तो उस वक्त मुझे जो है वो एक मैसेज कर देना, मैं जवाब दे दूंगा तुम्हें। बड़े हम आगे दोस्त, बड़े आगे दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, यार 9 कर लो, 8 कर लो, कोई मसला नहीं है। ओ भाई, ये इन हरकतों में नहीं पढ़ना कि सर वो एंड में 518 आ रहा है, आपने 9 लिख दिया है। आप 520 करके आ जाना पेपर में, आप 500 लिख के आ जाना, कोई मसला नहीं है। इन चीज़ों पे एग्जामिनर नंबर नहीं काटता। बड़े आगे। चलो अगला सवाल अगर कोई बंदा कर पाया ना, तो मैं वाकई मान जाऊंगा उसको कि यार ये बच्चा बहुत तेज़ है। वो अगला सवाल है बहुत आसान। अच्छा एक बात बताओ, क्या हर एक एसिड की इंपेयरमेंट अलग अलग टेस्ट होती है या सारे एसिड्स को मिला देते हैं हम? हर एसिड की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग अलग होगी, ये दिमाग में रखना। ये गेम खेलते हो ना, ये दूसरी बला आई है। ये कह रहे जी डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैज 2 प्लांट्स। कितने? 2 प्लांट्स। फिर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पसेज ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग या फॉर द पर्पस ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। रिमेनिंग लाइफ ऑफ बोथ प्लांट इज, तो 1.5 साल एक की लाइफ है, 1.5 दूसरे की है। नहीं सर, दोनों की 3 अलग अलग है। फिर द फेयर वैल्यूज एंड रिटर्न डाउन वैल्यूज। व्हाट इज मेंट बाय रिटर्न डाउन वैल्यू? वेरी गुड सर, कैरिंग अमाउंट, उर्दू जुबान में रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑफ द प्लांट्स एट 31 दिसंबर 2012, ये किस डेट पे कैरिंग अमाउंट है? 31 दिसंबर 2012 आज है, ठीक है। 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 31
और नीचे वो कह रहा है जी रिटर्न डाउन वैल्यू प्लांट 1 की इतनी है, प्लांट 2 की इतनी है, फिर फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल दी हुई है, तो प्लांट 1 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 203, और इसकी कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी दी हुई है, क्या मिसिंग है? वैल्यू न्यूज के लिए उसने डाटा दे दिया, उसने कहा प्लांट 1 को फोकस करो, 2 को नहीं, 1 को फोकस करो। 1 लाइफ कितनी है रिमेनिंग? हर साल कितना इनफ्लो मिलेगा? 105। हर साल कितना आउटफ्लो होगा? 11 रुपए का। हर साल 2 चीजें हो गई। फिर उसने कहा तीसरे साल के एंड में हम इसको क्या करेंगे? 8 रुपए का बेच देंगे लेकिन 2 रुपए के खर्चे के बाद। 8 रुपए का बेचेंगे लेकिन 2 रुपए के खर्चे के, तो नेट कितना मिलेगा? इसी तरह प्लांट बी को देखो या प्लांट 2 को देखो, वो सालाना कितने की इनफ्लो लेकर आएगा? 55। फिर आउटफ्लो 5, और नेट करके अगर हम बेचें इसको तो ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। अब बताओ मुझे दोनों एसेट्स का अलग अलग इंपेयरमेंट निकाल के दो। नहीं, डेप्रिसिएशन को हम कंसिडर ही नहीं करते। अभी आगे हम जाके देखेंगे डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, और हम वैल्यू न्यूज कैश फ्लो से निकालते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस ना करो, थोड़ा सा आगे जाने दो। कर लेना नौमान, हो गया? 2 मिनट ले लो यार। कर लिया? प्लांट 2 में कितना इंपेयरमेंट है? 14 है ना? चेक कर लो मिस्टेक की हो तो। डन बेटा। प्लांट 1 में कोई इंपेयरमेंट नहीं है और प्लांट 2 में 14 रुपए की इंपेयरमेंट है। ये पास पेपर्स का क्वेश्चन था। और FAR 2 के पास पेपर का क्वेश्चन था। हो गया सुकून से? जनाब बढ़े हम आगे। दोनों हो गए? अच्छा, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ। मैं आपसे कहता हूं जी कैरिंग अमाउंट प्लांट 1 और प्लांट 2 कितनी कितनी है? खुद ही जाके देख लें सर। 220 और रिकवरेबल अमाउंट हमें नहीं पता कितना कितना है। हम पहले फोकस करते हैं किसको? प्लांट 1 को। प्लांट 1 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें दी हुई है कितने की? 203। अच्छा, और वैल्यू इन यूज के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वैल्यू इन यूज 1, 2 और 3। यार अगर मैं इनके दरमियान ऐसी लाइनें डाल दूं तो कोई मसला तो नहीं है ना? और ना डालूं तो ये तो नहीं कहोगे सर फॉर्मेट से नहीं करवा रहे हैं? लाइनें लगाने से फॉर्मेट बन जाता है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? अल्लाह का शुक्र है कि ये वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे जिनको अकल है जी। इनफ्लोज कितने जी? 105। यार शहजाद नाम है ना, ताहा। ताहा तुम स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो? हैं? स्लो लर्नर हो, तुम्हें चीज़ें समझ आ रही हैं? चलो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि लोग कहते हैं यार सर अहमद ना स्लो लर्नर्स के लिए नहीं है। लर्नर्स में उनका फोकस जो है वो पहले वर्ड पे होता है जी। हाँ जी, पढ़े हम आगे। सर मेरे पास एंड में रेजल्ट वैल्यू कितनी है?
₹6। ये तो 8 दी हुई है, लेकिन सर ₹2 का आपको कॉस्ट टू सेल भी है। ऐसी कितना आ गया? 94, 94 और 100। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 10% से? ये अब मैं कैलकुलेट नहीं किया करूँगा, ये आप मुझे अब बताया करोगे। कितना? 238। अच्छा 238, तो इसका मतलब है सर अगर मैं रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों को कंपेयर करके देखूं तो हमारे पास हायर अमाउंट क्या है? वैल्यू इन यूज़ कितने की? 230। तो इसका मतलब है सर मेरा एसेट इम्पेयर्ड, यहाँ लिख दो जी इम्पेयरमेंट कितना जी? निल। ऐसा ये नहीं लिख के आ जाना ₹18 की नेगेटिव इम्पेयरमेंट है, नहीं, नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं होती, या इम्पेयरमेंट है या नहीं है। अब बताइए जी हमारे पास प्लांट 2, प्लांट 2 में क्या हिसाब किताब है? प्लांट 2 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? और मेरे पास वैल्यू इन यूज वो 3 साल है, 3 है, ईयर 1, 2 और 3। इनफ्लोस कितने? 55 ऑल द वे। आउटफ्लोज 5। फिर रेजिडुअल वैल्यू ₹2। टके टके का हिसाब कर रहे हैं मैं। प्रेजेंट वैल्यू एट 10% 120 मट्टी पाव, यही है ऐसा। अब बताएं जी 126 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 146 है, तो दोनों में से रिकवरेबल अमाउंट? वेरी गुड सर 146। तो इम्पेयरमेंट कितने का है? ऐसा है। कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? 80-90% हो, 100 ना भी हो। ये पास पेपर्स का क्वेश्चन था और अगर ये आपसे सॉल्व हो गया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा सर हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि अगला जो एरिया मैंने शुरू करना है वो अगले 10 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आज से आपके पास ना होमवर्क आया करेगा ग्रुप पे, और आपके ग्रुप पे असिस्ट कौन कर रहा है आपको? अब्दुल्ला कर रहा है ना, और कौन है? तीन आपके वो होंगे, 3 टीएस होंगे आपके, असिस्टेंट होंगे 3। और अब्दुल्ला माशाल्लाह हमारे यहाँ टेक्स्ट पढ़ाते हैं, टीचर हैं। 5 अटैम्प्ट्स में उसने सीए पास किया, 5 अटैम्प्ट्स। 5 अटैम्प्ट्स का मतलब है 1 अटैम्प्ट में पीआरसी, 2 अटैम्प्ट में कैफ और 2 अटैम्प्ट में सी5, ख़त्म, क्वालिफाइड। केपीएमजी में उसको 1.5 साल हुए थे तो वो क्वालिफाई हो गया था, और अब उसकी क्वालिफिकेशन होने के बाद कोई 2 साल के आर्टिकल्स बाकी। तो जो अच्छे तेज़ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उससे कंसल्ट किया करो चीज़ों को, ठीक है? तो मैं गाइड भी कर दिया करेगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें अपने ख़र्चे पे। अल्लाह हाफ़िज़।